हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग हमेशा के ही तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहेंगे। क्या बात है। हाँ जी। तो आज फिर से हम मिले हैं बेटा, एफ वाई बीकॉम वाले मेरे बच्चों के लिए, एसपीपीयू के अंडर आने वाले एफ वाई बीकॉम वाले जो भी मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हम मिले हैं। भाई, एफ वाई बीकॉम के एग्जाम्स अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस में तो एग्जाम स्टार्ट भी हो चुके हैं। ठीक है। तो एफ वाई बीकॉम सेमेस्टर 1 के जो एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, उसमें हम कुछ रिवीजन के लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो ये वीडियो खास मेरे एफ वाई बीकॉम वाले बच्चों के लिए है। इसी सिलसिले में हम आज इस वीडियो में मिले बेटा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 मतलब सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है, इसका सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, सेल ऑफ फर्म टू अ कंपनी, या इसी चैप्टर का दूसरा नाम भी है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। इस चैप्टर को छोटे से टाइम में ओवरऑल एक रिवाइज कर लेंगे। हम देखेंगे कि भाई इसका कंसेप्ट क्या होता है, हम देखेंगे इसमें अकाउंट्स क्या क्या प्रिपेयर करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग वाला पार्ट क्या है, और वो किस तरह से सब कुछ किया जाता है, और इसमें क्या क्या कंसेप्ट आने वाले हैं। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट फटाफट ये लेक्चर आप देख लेना। हम भी इसे आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। और बेटा, आप एग्जाम में जाने के कुछ देर पहले भी ये लेक्चर देख के जाओगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है, आप देख सकते हैं मेरे भाई, 15 से 20 मार्क के लिए ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाला है। 18 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम आएगा इसके ऊपर। ये 18 मार्क का एक सम, प्रैक्टिकल सम तो फिक्स है, और कुछ थियरी का पार्ट अगर पकड़ेंगे ऑप्शन में पकड़ के, तो भाई 20 मार्क के लिए लगभग ये पूरा चैप्टर तुम्हें आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सा आसान सा चैप्टर है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, सेल ऑफ अ फर्म टू अ कंपनी, या कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। चलो बॉस, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसका कंसेप्ट जान लेते बेटा कि कंसेप्ट है क्या। यस भाई, चलो। ये सेल ऑफ फर्म टू अ कंपनी, ये होता क्या है? सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म है। ये देखो बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म है जो एक कंपनी को अपना बिजनेस सेल कर रही है। ठीक है। एक कोई तो पार्टनरशिप फर्म है, चलो मान लो ए बी नाम की पार्टनरशिप फर्म है। ए और बी दोनों पार्टनर्स है। ये लोग बहुत अच्छे से पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है। कुछ साल आगे बढ़ने के बाद इनको समझ में आया कि भाई हमें अभी बिजनेस ग्रो करना है, लेकिन बिजनेस ग्रो करने में, बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस बढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। पहली दिक्कत तो यह है सर कि हमारी लाइबिलिटी जो है ना, वो अनलिमिटेड है। ठीक है। दूसरी दिक्कत तो यह है सर कि हमारा कैपिटल जो है वो कम पड़ रहा है। तीसरी दिक्कत तो यह है सर कि हमारे पास मैनेजरियल एक्सपर्टीज नहीं है। हम दोनों ही है, तो ज्यादा लोग ना होने की वजह से, एक्सपर्ट लोग ना होने की वजह से हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा। ऐसे कुछ रीजंस की वजह से ये लोग बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो इनके पास ऑप्शन ये है, अच्छे से सुनना, इस चैप्टर के हिसाब से एंगल से ही सोचेंगे। इनके पास ऑप्शन ये है बेटा कि ये लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर ले, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या तो किसी एग्जिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना पार्टनरशिप का बिजनेस पूरा पूरा बेच दे। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहली बात, इन्हें कैपिटल, जो भी कैपिटल की कमी आ रही थी, वो कैपिटल इन्हें जितना जरूरी है उतना कैपिटल मिल जाएगा। कैपिटल बेस इनका बढ़ जाएगा, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ये लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, पहले इनकी लाइबिलिटी पार्टनरशिप में होने की वजह से अनलिमिटेड थी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? जब अगर लाइबिलिटीज पे ऑफ करने का टाइम आए और फर्म की एसेट्स अगर इनसफिशियंट हो, कम हो, तो पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी वो पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी कुछ हिस्सा बेच के उन्हें लोन्स या लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेंगी। ठीक है। अब ये पहले था पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन अब कंपनी में आने की वजह से बिजनेस को या तो कन्वर्ट कर लिया है। ये देखो, या तो कोई पार्टनरशिप फर्म है जो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है जो कंपनी को अपना बिजनेस सेल कर रही है। ठीक है। दोनों भी बेटा सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। ठीक है। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म से एक कंपनी बनने जा रही है। पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस तो अभी बंद होने जाएगा, बंद होगा, और एक नई कंपनी फॉर्म होगी, या फिर कंपनी में पार्टनरशिप फर्म मर्ज हो जाएगी। ठीक है। तो बेटा इससे पार्टनरशिप फर्म को और क्या क्या फायदा होगा? पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल तो बढ़ेगा,
और पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड थी वो अब लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि ये अब कंपनी बन गए। ठीक है, अब कंपनी में आने की वजह से ज्यादा लोग इनके पास रहेंगे। ठीक है, और वही ज्यादा लोग होने की वजह से अलग अलग एक्सपर्टीज वाले, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज वाले, स्किल सेट वाले लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे, तो इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो सकता है। बेटा कंपटीशन में भी इन्हें फायदा होगा, ये कंपटीशन में उतर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फायदे इस पार्टनरशिप फर्म को होंगे। इस वजह से ये पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो जाएगी या अपना बिजनेस सेल कर देगी किसी कंपनी को। ठीक है, ये है इस चैप्टर का कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है थोड़ा सा समझना अच्छे से। ठीक है, ये बेटा तुम्हारी यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, ये पार्टनरशिप अपना बिजनेस बेच देगी कंपनी को। ठीक है, ये पार्टनरशिप अपना बिजनेस सेल कर रही है कंपनी को, तो उसके बदले पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है उन्हें कुछ तो मिलना चाहिए। मैं मान लो अपना पूरा बिजनेस ही किसी को बेच रहा हूं, तो उसके बदले में कुछ तो लूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये इसके बदले में मैं जो कुछ ले रहा हूं ना, इसे कहा जाता है बेटा परचेज कंसीडरेशन। क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परचेज कंसीडरेशन का। इस कंसेप्ट पे तुम्हारा बहुत बड़ा कैलकुलेशन बेस होगा। ठीक है, तो बेटा ये परचेज कंसीडरेशन क्या होता है? मैं अपना बिजनेस सेल करने के बदले जो कुछ भी कंपनी से ले रहा हूं वो होता है परचेस कंसिडरेशन। अब मैं कंपनी से क्या लूंगा या कंपनी मुझे क्या दे सकती है? सबसे पहला अपने मन में आता है बेटा कैश। ठीक है, तो कंपनी मुझे कैश दे सकती है अपना बिजनेस सेल करने के बदले। ठीक है, इसके बदले कंपनी मुझे बोलेगी दूसरी चीज, कंपनी मुझे बोल सकती है कि भाई पूरी कैश मत ले, थोड़ा सा इस बिजनेस का, इस कंपनी का थोड़ा सा मालिक बन जा, मतलब शेयर होल्डर भी बन सकते हो तुम। ठीक है, पार्टनर्स को बोलेंगे ना। ठीक है, तो भाई वो मुझे इक्विटी, मुझे और मेरे पार्टनर को, इस पार्टनरशिप फर्म को अपने इक्विटी शेयर्स भी देंगे। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स देंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हैं, और भाई इसके साथ साथ वो डिवेंचर्स भी दे सकते हैं। तो ऐसे कैश और अलग अलग सिक्योरिटीज इस फॉर्म में मुझे परचेस कंसिडरेशन, हमारी फर्म को कंपनी से परचेस कंसिडरेशन मिल जाएगा। यहां तक बच्चे समझ गए क्या? ये पूरा इस चैप्टर का एक ओवरऑल कंसेप्ट है, हमें इसका कैलकुलेशन करके इसी एक पूरे ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करना है। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं सेल या कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये मैंने कहा था कि परचेस कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो अच्छे से ध्यान दो बेटा। परचेस कंसिडरेशन अब तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के बेटा अभी तक टोटल 3 मेथड है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इसमें 3 मेथड है। एक मेथड है बेटा, सबसे पहला जो है वो है लमसम मेथड। क्या नाम है इसका? लमसम मेथड। अब लमसम मेथड में क्या होता है? लमसम मेथड में तुम्हें परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए खुशखबर है बच्चों। ठीक है, हाँ जी, परचेस कंसिडरेशन बच्चों को कैलकुलेट करना ही नहीं है, लमसम है। मतलब क्या? मतलब फर्म में और कंपनी में दोनों पार्टीज में एक लमसम अमाउंट डिसाइड हो चुका है कि भाई मैं आपका बिजनेस इतनी अमाउंट में खरीद रहा हूं। ठीक है, ये हुआ लमसम मेथड। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ कैलकुलेट नहीं करना, उन्हें सम में सीधा सीधा दिया रहेगा कि भाई इतना इतना परचेस कंसिडरेशन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला है अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, मतलब पीसी इज ऑलरेडी गिवन। वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा है पहला मेथड। अब दूसरा मेथड है बेटा, दूसरे मेथड में कुछ लोगों ने दिमाग लगाया। मतलब मान लो पार्टनर जैसे बोल रहे हैं कि सुनो, पार्टनर्स कंपनी को बोल रहे हैं कि भाई हम तुमसे कितने पैसे ले ये बिजनेस देने के, तो जितनी हमारी एसेट्स की वैल्यू है या फिर हमारी जो भी एसेट्स तुम लोग जिस वैल्यू पे खरीद रहे हो उतने पैसे हमें मिलेंगे। सिंपल सी बात है ना, मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं, मतलब मैं पूरा ही बिजनेस बेचूंगा, एसेट्स बेचूंगा कंपनी को। ठीक है, मैं और मेरा पार्टनर है, हम अपना बिजनेस बेचेंगे कंपनी को, मतलब एसेट्स बेचेंगे। तो ये एसेट की जो भी वैल्यू होगी, कंपनी हमारी एसेट्स जिस भी वैल्यू में लेने के लिए तैयार है वो हमारा परचेस कंसिडरेशन होगा। अब जाहिर सी बात है, सुनो, मैं बिजनेस बेच रहा हूं, इसका मतलब इस पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स तो कंपनी के पास जाएंगे, तो लाइबिलिटीज भी तो जाएंगे, लाइबिलिटीज भी कंपनी अपने ऊपर ले लेगी। ठीक है, पूरा ही बिजनेस जा रहा है। तो सुनो, अगर एसेट्स बेचने के पैसे मुझे मिलेंगे तो कंपनी बोलेगी नहीं क्या कि सुन भाई, ओए ओए सुनो, एसेट्स सुन, मैं तेरी एसेट्स ले रहा हूं,
उसके बदले में तुझे पैसे दूंगा, तो मैं तेरे नाम की लाइबिलिटी अपने नाम पे ले रहा हूं, तो उतने कट तो कर ले उसमें से। ठीक है, इसलिए इसलिए सुनो, दूसरा मेथड है बेटा नेट एसेट्स मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या भाई? नेट एसेट्स मेथड। अब नेट एसेट्स मेथड के हिसाब से परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एसेट्स टेकन बाय न्यू कंपनी एट एग्रीड वैल्यूज लेस लाइबिलिटीज टेकन बाय न्यू कंपनी एट एग्रीड वैल्यूज। मतलब सीधी सीधी भाषा में, न्यू कंपनी ने मेरी एसेट्स जितने में ली उसमें से लाइबिलिटीज जितने में ली, इसका नेट इफेक्ट मतलब परचेस कंसिडरेशन तुम्हारे नेट एसेट्स मेथड के हिसाब से। ठीक है, और तीसरा मेथड है बेटा जिसका नाम है नेट पेमेंट मेथड। तीसरे मेथड का नाम क्या है? नेट पेमेंट मेथड। अब इसमें एसेट लाइबिलिटीज वैल्यूएशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कंपनी सीधे सीधे बोलेगी कि सुनो इतने इतने शेयर्स ले लो, इतने इतने डिबेंचर्स ले लो, इतनी इतनी कैश ले लो। तो ये जो भी फर्म को मिल रहा है, जिस वैल्यू पे, वो होता है बेटा परचेस कंसिडरेशन। तो तीसरे मेथड के हिसाब से, नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? शेयर्स इन न्यू कंपनी प्लस डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी प्लस कैश पेड बाय न्यू कंपनी। ठीक है, अब शेयर्स में इक्विटी शेयर्स भी आएंगे और प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन का कंसेप्ट, बहुत ही आसान है। अब इसमें से सुनो, इसमें से एग्जाम में तुम्हें कोई भी मेथड अगर पूछा तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका एक बस वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट में पहला जो मेथड है लमसम मेथड, वो तो सीधे सीधे दिया रहेगा एक लाइन में एडजस्टमेंट्स में, तो उसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा मेथड है नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स का कैसे करेंगे बेटा? वो तुम्हें प्रॉब्लम में देंगे कि भाई कंपनी की सारी एसेट्स इस वैल्यू पे ली है और लाइबिलिटीज इस वैल्यू पे ली है, तो बस सारी एसेट्स की टोटल लेस सारी लाइबिलिटीज की टोटल। लेकिन 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 हमेशा याद रखना, एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगी, एसेट्स में सिर्फ रियल एसेट्स आएंगी। हाँ जी, गुडविल तुम्हारी एसेट्स में आएगा, परचेस कंसिडरेशन में आएगा। ठीक है, और जिस भी वैल्यू पे बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे दी है वो वैल्यू नहीं लेना, जिस वैल्यू पे कंपनी ने टेक ओवर करने का एग्री किया है उसे बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। मतलब एडजस्टमेंट्स में जो वैल्यू दी रहेगी उस वैल्यू पे एसेट्स ले लेंगे। और एक बात, जो भी एसेट्स, सिर्फ वही एसेट्स कंपनी लेगी, जो भी एसेट्स कंपनी लेगी सिर्फ वही एसेट्स तुम्हारे इस परचेस कंसिडरेशन में आएंगे। ठीक है, तो जो एसेट्स कंपनी नहीं लेगी उसका क्या करना है वो आगे देखते हैं। सेम टू सेम लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटीज में भी सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ही आएंगी एग्रीड वैल्यूज पे, और जो कंपनी ने एग्री किया हुआ है टेक ओवर करने के लिए। उसके अलावा बची हुई लाइबिलिटीज वो सर आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है बेटा, और अगर तुम्हारा नेट पेमेंट मेथड दिया हुआ है, तो वहां पे सीधे सीधे बताया रहेगा कि इतने शेयर्स है, इतने डिवेंचर्स है, इतनी इतनी कैश है या फिर रिमेनिंग कैश है। तो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट होने के बाद तो ये समझ में आ ही जाता है। ठीक है, यहां तक बच्चे समझ गए। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना कि सर ये जो भी अकाउंटिंग होगा, अब ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आ गया, लेकिन जो भी अकाउंटिंग होगा ना बेटा, अकाउंटिंग पहले तो समझ लो कि दो पार्टीज है, एक है फर्म और दूसरी सेलिंग फर्म, और दूसरी है कंपनी मतलब वेंडर कंपनी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो सुनो, अब ये जो भी फर्म अपना बिजनेस सेल कर रही है, उसके बुक्स में अलग अकाउंटिंग होता है और कंपनी के बुक्स में, न्यू कंपनी के बुक्स में अलग अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये याद रखना कि यहाँ पे ज्यादा फोकस फर्म की बुक्स पे किया जाएगा, और कंपनी के बुक्स में बनाना पड़ता है, लेकिन अगर वो बोले तो क्या बोल सकते हैं बेटा प्रॉब्लम में? जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कंपनी के बुक्स में ना सिर्फ 4 जर्नल एंट्रीज होती है, उसमें से भी एक जर्नल एंट्री ऑप्शनल है। ठीक है, और सुनो, फर्म के बुक्स में या तो वो तुम्हें जर्नल बनाने को बोलेंगे या तो तुम्हें लेजर बनाने को बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेजर इज मोर इंपॉर्टेंट, लेजर अकाउंट्स बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस उनका लेजर अकाउंट्स बनाने पे ही रहेगा। तो सुनो, सबसे पहली बात तो भाई फर्म के बुक्स में अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म के बुक्स में कौन से लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, फर्म खुद का बिजनेस दूसरे कंपनी को बेच रही है,
तो अगर बिजनेस बेच रही है इसका मतलब फर्म खुद बंद हो जाएगी। अब बंद हो रही है तो एसेट्स लाइबिलिटीज दूसरे कंपनी को बेच रही है, दे रही है, तो भाई सबसे पहला अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। लेजर अकाउंट्स में पहला अकाउंट बनेगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स का अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये एसेट लाइबिलिटीज जब बिकेंगी तब या तो फर्म को पे करना पड़ेगा या फर्म को पैसे मिलेंगे, तो बनेगा कैश अकाउंट। ठीक है, अब ये सब कुछ, ये पूरा डील तुम किसके साथ कर रहे हो? न्यू कंपनी के साथ, इसलिए बनेगा न्यू कंपनी अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बदले तुम्हें कुछ मिल भी तो रहा है। क्या मिल रहा है? कैश मिलेगी, तो कैश का अकाउंट तो बनाया हुआ है। इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे, सही है, तो शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसका जो भी रेट रहेगा प्रेफरेंस शेयर्स का, उसके साथ डैश परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। ये और भाई और एक अकाउंट तुम्हारा बनेगा, अगर डिवेंचर्स है तो डैश परसेंट डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। ये परसेंटेज लिखना मत भूलना, ठीक है, परसेंटेज आएंगे ही। तो ये सारे के सारे अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगे अगर उन्होंने बोला हुआ है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। और अगर वहां पे प्रॉब्लम में बताया गया है कि कौन से अकाउंट स्पेसिफिकली बनाने हैं, तो बस उतने ही अकाउंट बनाना। मैं ये जनरल बता रहा हूँ कि इतने सारे अकाउंट्स इसमें बनते हैं। अब बच्चे डर जाएंगे कि भाई इतने सारे अकाउंट्स बनते हैं। अब सुनो सुनो, ये वीडियो देखने वाले बच्चों में, एफवाई बीकॉम वाले बच्चों में कुछ कैटेगरीज रहेगी, ठीक है, हमेशा की तरह कि सर एक कैटेगरी रहेगी कि अच्छे से पढ़ाई हो चुके हैं, उन्हें तो कोई डर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो वो लोग ये देख के डरना नहीं कि इतने सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बस एक बार याद रखना कि इतने सारे अकाउंट्स बनने हैं। इसका अकाउंटिंग का पार्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स हम बनाएंगे, ये तो समझ में आ जाए। इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जैसे कि मैंने बोला, वो तुम्हें बताएंगे या तो जर्नल और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, जर्नल बनाओ या बैलेंस शीट बनाओ, या दोनों भी बनाने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम, मतलब इतने सारे इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, इतने सारे लेजर अकाउंट्स, और इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी जर्नल और बैलेंस शीट, ये सब कुछ तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछेंगे। अगर कुछ कॉलेजेस में पूछ सकते हैं, लेकिन 90% केसेस में मुझे नहीं लगता कि हर कॉलेज में ऐसे किया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस क्या है बेटा? ज्यादा चांसेस ये है कि वो तुम्हें पूछेंगे ओल्ड फर्म के बुक्स में लेजर्स बनाओ और न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाओ, न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो सीखेंगे अब करना क्या है इसके लिए। ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान दो बेटा। ठीक है, तो यहां तक तो हमने एक ओवरव्यू कर लिया कि अकाउंट्स कौन से बनेंगे, क्या बनेंगे। ठीक है, अब बेटा इसका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझ लेना, तुम्हें पूरा 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 ये चैप्टर तुम्हारा उस प्रोसीजर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं वो प्रोसीजर। यस, अब सबसे पहले मैंने कहा था ज्यादा बड़ा पार्ट इसमें किसका होता है? इसमें होता है ओल्ड फर्म के बुक्स का, ज्यादा पार्ट बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, ओल्ड फर्म के बुक्स बनाते वक्त हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब वो प्रोसीजर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलो जब भी अब तुम्हें एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, तुम्हें नीचे एडजस्टमेंट्स दी रहेंगी परचेस कंसिडरेशन से रिलेटेड सारी की सारी। ठीक है, और भाई वो बोलेंगे कि अकाउंटिंग करो इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म न्यू फर्म, जो भी क्वेश्चन वाइज रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म की हम बात करेंगे। तो ओल्ड फर्म के बुक्स बनाते वक्त हमने देखा कौन से अकाउंट्स बनने हैं। तो स्टेप 1, जी हाँ, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप 1, सारे के सारे नेसेसरी अकाउंट्स ड्रॉ कर लेना। ठीक है, हाँ जी, यही से बताऊंगा मैं, इतना बेसिक से बताऊंगा कि स्टेप 1 सारे के सारे नेसेसरी अकाउंट्स जो भी लग रहे हैं वो सारे ड्रॉ कर लो। ठीक है, स्टेप टू बेटा सारे अकाउंट्स में उनके बैलेंसेस लिख लो, मतलब कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। यहां तक स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 सुनो, स्टेप 3 जनरल रिजर्व होगा बैलेंस शीट में, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, ये सारे प्रॉफिट लॉसेस तुम्हारे जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, और भाई लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, इस तरह से। ठीक है, ये बातें तो, और जनरल रिजर्व क्रेडिट में जाता है, ये बातें तो हम जानते ही है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। ठीक है, अब बहुत अच्छे से सुनना आगे।
अब बेटा इसके बाद ये तुम्हारा रियलाइजेशन हो रहा है, तो रियलाइजेशन के लिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। तो सारे के सारे एसेट्स जो भी बैलेंस शीट में दे रखे हैं, एडजस्टमेंट्स वाले एसेट्स नहीं, अब भी के लिए वहां पे सोचना मत, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। बैलेंस शीट के सारे एसेट्स उठाओ और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दो, और सारी लाइबिलिटीज मतलब कौन सी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज सारी लो और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल दो। ठीक है, यहाँ पे अगर अगर पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट दिया रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल किसी भी पार्टनर्स के लोन का बैलेंस दिया रहेगा, ठीक है, पार्टनर के लोन का बैलेंस अगर तुम्हारी लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है तो उसका अलग से अकाउंट बनाना, ये बात याद रखो, उसका अलग से अकाउंट बनाना। पार्टनर का लोन ट्रांसफर मत करना रियलाइजेशन के क्रेडिट में, सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, इस स्टेप तक सब लोग समझ गए क्या? अब तुम्हारा बैलेंस शीट पूरा खाली हो चुका है, बैलेंस शीट अपना पूरा खाली हो चुका है। अब सबसे पहला स्टेप, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे परचेज कंसीडरेशन। उन्होंने एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा बेटा, एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा कि ये एसेट्स इस वैल्यू पे ली है और ये लाइबिलिटीज इस वैल्यू पे ली है। तो जो भी एसेट्स, सिर्फ वो ही एसेट्स जो तुम्हारे परचेज कंसीडरेशन के एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं और वही लाइबिलिटीज जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, उन्हें ही यूज करके सिर्फ परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, एसेट लाइबिलिटीज दिए हुए हैं तो एसेट्स की टोटल माइनस लाइबिलिटीज की टोटल। अब इसमें सिर्फ एक दिक्कत हो सकती है, वो तुम्हें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करने पहले गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर एडजस्टमेंट दिया है तो, और फिर तुम सारे एसेट्स की टोटल लेना माइनस लाइबिलिटीज की टोटल करना, वो आएगा तुम्हारा परचेज कंसीडरेशन। अगर लमसम मेथड के हिसाब से दिया है तो सीधा सीधा दिया रहेगा। ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हमने परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट किया है। क्या किया है बेटा? कैलकुलेट किया है। अब कैलकुलेट करते बराबर, बिना भूले कैलकुलेट करते बराबर इस परचेज कंसीडरेशन की ड्यू की भी एंट्री कर देना। परचेज कंसीडरेशन की ड्यू की मतलब रिसीवेबल की, हम फॉर्म के एंगल से सोच रहे हैं तो उन्हें परचेज कंसीडरेशन मिल रहा है, इसलिए परचेज कंसीडरेशन की रिसीवेबल की ड्यू की एंट्री कर लेना। अब इसे याद कैसे रखेंगे? कई बार बच्चे भूल जाते हैं ड्यू की एंट्री करना। हाँ, कई बार क्योंकि वो प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा कि ड्यू की एंट्री करो, ये हमें खुद से करनी पड़ती है। तो परचेज कंसीडरेशन की ड्यू की एंट्री करना है, ये याद कैसे रखेंगे? तो कैलकुलेट मतलब सी और ड्यू मतलब डी। तो हमेशा याद रखना सी के साथ डी आएगा, याद रखना, ये बोलते रहना सी के साथ डी आएगा, सी के साथ डी आएगा, सी के साथ डी आएगा मतलब क्या? कैलकुलेट करते बराबर तुरंत ड्यू कर दो। कैलकुलेट एंड ड्यू, सी एंड डी साथ में रहेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो भाई पहले हमने ये देखो, हम एकदम सीक्वेंस के हिसाब से जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने ओपनिंग ऑफ नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, यस, ओपनिंग ऑफ नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, पहले जो भी लेजर अकाउंट्स हमें लगेंगे वो लेजर अकाउंट्स हमने बना लिए। उसके बाद सारे एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दो, सारे लाइबिलिटीज रियलाइजेशन के मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो, और एसेट्स मतलब फिक्टिशियस एसेट्स छोड़ के। ठीक है, इस तरह से उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स अगर एसेट कर रहे हो, और लाइबिलिटीज की एंट्री होगी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये बात बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस है वो पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, तो भाई अगर प्रॉफिट्स है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में मतलब एंट्री होगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और सेम लॉसेस का अपोजिट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप है अपना, अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला सी के साथ डी आएगा, तो परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करने के बाद तुरंत ड्यू कर लो। ठीक है, तो सी के साथ डी आएगा। अब परचेस कंसीडरेशन को भाई रिसीवेबल या ड्यू दिखाओ। ठीक है, तो उसकी एंट्री बहुत अच्छे से समझना, उसकी एंट्री। अब परचेस कंसीडरेशन ड्यू मतलब रिसीवेबल है, अब रिसीवेबल है
किससे रिसीवेबल है? कंपनी से। मतलब कंपनी मुझे परचेस कंसिडरेशन देने वाली है तो कंपनी मेरी डेटर बन गई, तो न्यू कंपनी को मैं डेबिट दूंगा, न्यू कंपनी को डेबिट दूंगा। ठीक है। और ये सुनो, ये परचेस कंसिडरेशन जो मैं ले रहा हूँ, ये परचेस कंसिडरेशन जो ले रहा हूँ, वो बेटा वो कैसे मिल रहा है मुझे? क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज मेरे चले गए, एसेट्स लाइबिलिटीज मेरे सारे चले गए हैं न्यू कंपनी के पास। तो एसेट लाइबिलिटीज मेरे पहले कहां पे थे, अब कहां पे लिए मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। इसीलिए इसीलिए एंट्री होगी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री बहुत अच्छे से याद रखना, ये एंट्री तुम्हें हर बार करनी ही पड़ेगी, भले ही प्रॉब्लम में नहीं बोला है। तो एंट्री होगी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते बराबर ड्यू कर लेना, मतलब रिसीवेबल कर लेना। इन द बुक्स ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं तो सी के साथ डी आएगा, मतलब ही एंट्री करेंगे न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ रहे हो क्या? ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। चलो, अब मेरा परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट भी हो गया, परचेस कंसिडरेशन ड्यू की भी, रिसीवेबल की भी एंट्री कर ली है फर्म के बुक्स में। अब सुनना, परचेस कंसिडरेशन मतलब जो एसेट्स टेक ओवर किए हैं और जो लाइब्रेरीज टेक ओवर किए हैं। अब ऐसे भी कुछ एसेट्स होंगे जो कंपनी बोलेगी कि भाई ये एसेट लाइब्रेरीज मुझे नहीं चाहिए, तो अब बिजनेस बंद हो रहा है तो उनका कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो बेटा तुम्हें एडजस्टमेंट में अगर दिया होगा, अच्छे से सुनना, जो एसेट लाइब्रेरीज कंपनी ने टेक ओवर नहीं किए हैं उनके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ बोला रहेगा, वो ढूंढना। या तो वो सेल किए होंगे, या किसी पार्टनर ने टेक ओवर किए होंगे। ठीक है। अब पहले एसेट्स की बात करते हैं। अगर कंपनी कोई एसेट्स टेक ओवर नहीं करती तो या तो वो एसेट्स सेल करने का एडजस्टमेंट रहेगा, या तो वो पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया है, किसी एक पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, ऐसा एडजस्टमेंट रहेगा। अब बहुत अच्छे से सुनना, अगर उसके सेल करने के बारे में कुछ नहीं बोला या पार्टनर के टेक ओवर करने के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम खुद वो एसेट सारे पार्टनर्स में बांट देंगे। खुद से होके ये तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर किसी एसेट के बारे में या लाइब्रेरी के बारे में सेल की या जो टेक ओवर नहीं की है, नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, ऐसी एसेट या लाइब्रेरी उसके बारे में सेल की या किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने टेक ओवर करने की कोई एंट्री, कोई एडजस्टमेंट अगर बोली नहीं है तो उसे तुम्हें खुद ही पार्टनर में बांट देना पड़ेगा। तो एसेट होगी तो डेबिट साइड में बांटेंगे और लाइब्रेरी होगी तो क्रेडिट साइड में बांटेंगे। ये सिंपल सा रूल है। ठीक है बेटा, समझे क्या? तो वही सुनो, सबसे पहले अगर एसेट सेल की गई है, सबसे पहले अगर एसेट सेल की गई है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? सिंपल सी बात है, एसेट सोल्ड। एसेट सोल्ड तो क्या होगा? मुझे पैसे आएंगे मेरे बैंक में। ठीक है। अब सुनना, हमें आदत है कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ये एंट्री करने की, लेकिन ओए 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 सुन, हाँ लेकिन ये याद रखना कि एसेट्स हमने सारी कहाँ ट्रांसफर की रखी है? पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रखी है। इसीलिए एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अगर कोई एसेट मान लो सेल की एंट्री नहीं बोली है, सेल की एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे बोला है कि किसी एक पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, तो सिंपल सी बात है क्या, अब बैंक से पैसे तो नहीं आएंगे लेकिन पार्टनर का अकाउंट उतने से डेबिट हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स, जो पार्टनर ले रहा है एसेट सिर्फ उसके उसके कैपिटल के कॉलम में, ठीक है, उसके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान देना अच्छे से, अगर कोई एसेट ना कंपनी ने टेक ओवर की, ना उसके सेल के बारे में कोई एडजस्टमेंट है और ना ही किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने उसे लिया है, तो ये एसेट हमें सारे के सारे पार्टनर्स में बांट देनी पड़ेगी। ये एसेट हमें सारे पार्टनर्स में बांटनी पड़ेगी मतलब ऐसे दिखाना पड़ेगा कि वो एसेट उन्होंने बिजनेस में से विड्रॉ कर ली। ठीक है, वो एसेट उन्होंने बिजनेस में से ले रखी है। ठीक है, टेक ओवर कर ली है। तो अच्छे से ध्यान देना। अब इसके लिए सुनो, इसके लिए अब मान लो 3 पार्टनर्स है तो एसेट को तुम्हें 3 पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो सर रेशो कौन सा? बहुत अच्छे से ध्यान देना, रेशो कौन सा? तो बेटा रेशो कैपिटल रेशो ही यूज होगा, उनके कैपिटल का रेशो यूज होगा। इसमें भी अगर वहां पे दिया हुआ है कि भाई एसेट पार्टनर्स में बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में,
तो ही तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करना, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं बोला है रेशियो के बारे में। तो एसेट जब पार्टनर्स में बांटोगे तो उसे कैपिटल रेशियो में ही बांटना, ये रूल याद रखो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उसकी एंट्री तो सिंपल है, पार्टनर्स को डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स, अब सारे पार्टनर्स में बटेगी, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कौन सा रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और कैपिटल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और कैपिटल रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब आएगा बेटा, व्हेन स्पेसिफाइड, जब उन्होंने ऐसे क्लियरली बोला हुआ है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यूज करो तभी, अगर कुछ ना बोला हो तो कैपिटल रेशो ही यूज करेंगे पार्टनर्स का, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो ये तो हो गई बात एसेट की। अब बात होगी बेटा लाइबिलिटी की, ठीक है। लाइबिलिटी की बात करेंगे, सेम टू सेम, अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं की है न्यू कंपनी ने, अगर कोई लाइबिलिटी न्यू कंपनी ने टेक ओवर नहीं की है तो फिर से ये होगा क्या, अब लाइबिलिटी सेल तो नहीं हो सकती, लाइबिलिटी हमें पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो या तो हम लाइबिलिटी खुद पे करेंगे, अपने मन से नहीं करना, अगर बोला है एडजस्टमेंट में तो ही पे कराना, ठीक है। तो ऐसे लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं की है न्यू कंपनी ने, तो या तो उसे हम खुद पे कराएंगे या तो कोई पार्टनर इंडिविजुअली पे करेगा, और अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ये अपने मन से करना पड़ेगा कि सारे पार्टनर्स के अकाउंट में उसे डाल देना पड़ेगा उनके कैपिटल रेशो में। अगर स्पेसिफिकली बोला है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नहीं बोला कुछ तो कैपिटल रेशो, सेम एसेट की ही तरह, बस एंट्री इसकी अलग होगी, अपोजिट एंट्री होगी, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटी कैश में पे कर दी, पहला केस, लाइबिलिटी अगर कैश में पे कर दी तो एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों सर लाइबिलिटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्यों नहीं होगा, बैंक में से पैसे जाएंगे तो बैंक को तो क्रेडिट, लेकिन लाइबिलिटी अब कहाँ पे पड़ी है तुम्हारी, रियलाइजेशन अकाउंट में, हमने ट्रांसफर करी ना शुरू में ही, इसलिए तुम्हारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सेल तो नहीं की, सॉरी पे तो नहीं की लाइबिलिटी, लेकिन किसी पार्टनर ने इंडिविजुअली टेक ओवर कर ली, ठीक है, वो बोला भाई मैं पे कर दूंगा, तो उसके अकाउंट में जाएगी, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो सारे पार्टनर्स के कैपिटल में दे दो उन्हें, उनके कैपिटल रेशो में, और अगर बोला है स्पेसिफिकली तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एंट्री होगी लाइबिलिटी नहीं, रियलाइजेशन होना चाहिए, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट होना चाहिए। चलो बहुत अच्छे, यहां तक समझ गए क्या, यहां तक समझ गए तो एक बार याद करते, शुरुआत से हमने क्या किया, पहले हमने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर ले, अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है, फिर सारे बैलेंसेस लिखे, ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज सारे ट्रांसफर करा लिए, ठीक है। उसके बाद हमने परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया, परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया, न्यू कंपनी ने हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज जिस भी वैल्यू पे टेक ओवर की थी और जो भी एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर की थी उनको पकड़ के उन्हें यूज करके हमने परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया, मतलब कैसे किया, एसेट्स की टोटल माइनस लाइबिलिटीज की टोटल, ये आया हमारा परचेस कंसिडरेशन। अब कैलकुलेट करने के बाद सी के साथ डी आएगा तो तुरंत ड्यू की एंट्री कर ली, ड्यू की एंट्री होती है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेस कंसिडरेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरह से एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर के बारे में हमने देखा कि भाई या तो सेल होगी या कोई इंडिविजुअल पार्टनर टेक ओवर कर लेगा या सारे, और ऐसे कुछ नहीं है तो सारे पार्टनर्स के अकाउंट में चली जाएगी एसेट लाइबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान देना अच्छे से, उसके बाद क्या होगा, अब मैं ये डिसोल्यूशन कर रहा हूँ, रियलाइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी फॉर्म का, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कुछ खर्चे होंगे जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं या वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ होंगे, वो मुझे पे करने पड़ेंगे, वो कैसे पे करूंगा बेटा, कैश में पे करूंगा, ठीक है। अब सारे ट्रांजेक्शन मेरे रियलाइजेशन अकाउंट से ही होंगे, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस को पे करने की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या एंट्री होगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक में से पैसे चले जाएंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, इसलिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत अच्छे, अब आगे ध्यान देना, अब तुम्हारा लगभग अकाउंटिंग खत्म होने को आया, ठीक है। सुनो सुनो, ऊपर वाली एक स्टेप में हमने परचेस कंसिडरेशन को ड्यू करा था, ठीक है, कि भाई परचेस कंसिडरेशन रिसीवेबल
मुझे मिलने वाला है। अब जो मिलने वाला है उसे रिसीव भी तो करना पड़ेगा। कंपनी हमें एक्चुअली परचेस कंसिडरेशन देगी ना, तो हम रिसीव करेंगे। अब सुनना, अब इस परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या मिलेगा वो वहां पे दिया रहेगा। तो भाई क्या क्या मिलता है जनरली, शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, कैश। तो इक्विटी और प्रेफरेंस को मैं फिलहाल के लिए शेयर्स बोलता हूं, तो शेयर्स, डिवेंचर्स, कैश, ये तीनों चीजें हमें मिलेगी। ठीक है, अब ये सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। आज तक हमने शेयर्स डिवेंचर्स को हमेशा लाइबिलिटी साइड में देखा है, ठीक है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन हम किसके एंगल से सोच रहे हैं बेटा, पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोच रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के एंगल से अगर सोचेंगे तो किस तरह से काम करना पड़ेगा। अब ये शेयर्स जो मिल रहे हैं, ये डिवेंचर्स जो मिल रहे हैं, ये पार्टनरशिप फर्म की इन्वेस्टमेंट की तरह हुआ ना, ये उसकी एसेट हो गई पार्टनरशिप फर्म की। और कैश तो भाई एसेट ही है, कैश मिल रही है मतलब एसेट ही है, ठीक है। और ये कौन दे रहा है बेटा, न्यू कंपनी दे रही है। इसीलिए परचेस कंसिडरेशन रिसीव करने की एंट्री हम क्या करेंगे, परचेस कंसिडरेशन को रिसीव करने की एंट्री करेंगे बेटा। जो पैसे आएंगे वो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों दिया, क्योंकि ये अपनी एसेट की तरह है, ठीक है। इसीलिए ये किससे मिल रहा है, न्यू कंपनी से, इसीलिए टू न्यू कंपनी अकाउंट। तो एंट्री एंट्री क्या होगी, ओवरऑल एंट्री एक होगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, टू न्यू कंपनी अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री रिसीव, परचेस कंसिडरेशन रिसीव करने की होगी। अब यहाँ तक तुम्हारा लगभग पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। अब बेटा बात आएगी क्लोजिंग की। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम क्लोज कर देंगे इसके बाद, ठीक है। ये परचेस कंसिडरेशन रिसीव करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब या तो रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा बेटा। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बड़ा है तो प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड बड़ा है तो लॉस आएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आए, ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। प्रॉफिट आए तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, लॉस आए तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। बात समझ गए क्या, बहुत बढ़िया। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब तुम्हारा मन तुमसे ये कहेगा, सुनो, अब तुम्हारा दिल तुमसे ये कहेगा कि भाई चल रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करते हैं। पर ये गलती मत करना, सुनो, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों नहीं जाने का सर, सुनो, क्योंकि जो शेयर्स, जो डिवेंचर्स तुमने रिसीव किए हैं, जो शेयर्स जो डिवेंचर्स तुमने रिसीव किए हैं, उसके असली हकदार कौन है बेटा, पार्टनर्स है ना। ये अभी तक सिर्फ रिसीव किए हैं, रिसीव करने की एंट्री की है, इसलिए इसके असली हकदार कौन है, शेयर्स और डिवेंचर जो परचेस कंसिडरेशन में मिले, उसके असली हकदार कौन है, कैश तो भाई पार्टनर्स को ही मिलेगा, ठीक है। तो असली हकदार तो पार्टनर्स हो गए ना, शेयर्स और डिवेंचर्स के भी, समझ रहे हो क्या। तो पहले ये शेयर्स और डिवेंचर्स हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्म बंद होने के पहले सबके हिसाब हमें क्लोज करने पड़ेंगे। तो ये लोग इसके मालिक है, ये लोग इसके हकदार है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में इन्हें पहले ये बांट दो, शेयर्स डिवेंचर सब कुछ, समझ गए क्या। अब ये हम अगर फर्म के एंगल से सोचे तो ये इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट हुई, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्टनर्स में जितने भी शेयर्स और डिवेंचर्स तुमको कंपनी से मिले हैं, मैं सिर्फ शेयर्स और डिवेंचर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स, कैश की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ये याद रखना। कैश का अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, अच्छे से याद रखो, ठीक है। और एंड में जो कैश बचेगा वो इनको ही आने वाला है, इसलिए अब भी हम इन्हें कैश नहीं देंगे, समझ गए क्या बेटा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इक्विटी शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स, और डिवेंचर होंगे तो डिवेंचर्स, और नहीं होंगे तो इक्विटी शेयर्स तो होंगे ही होने वाले, ठीक है। तो बेटा ये सारे शेयर्स डिवेंचर्स इनको बांट दो। अब बांटेंगे मतलब क्या करेंगे, इनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे, समझ गए क्या, इनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे सर, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करेगा, अब ये एसेट हुई ना, तो पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो उसके डेबिट में आएगा, ठीक है। समझ गए क्या बच्चा सब लोग। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में।
क्या किया जाएगा? टू शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, टू डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, टू शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, टू डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आता है। वो सवाल ये है कि सर ये शेयर्स डिवेंचर्स हम जो पार्टनर्स को बांटेंगे एट द एंड, एट द क्लोजिंग, वो किस रेशो में बांटेंगे, वो कौन से रेशो में जाएगा? तो ये जाएगा बेटा तुम्हारे, सुनो सुनो, ये कौन से रेशो में जाएगा? ये तुम्हारे, अगर स्पेसिफिकली बोला है फिर से, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा, ये याद रखना। अगर उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांटेंगे। लेकिन 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 अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला है, अगर नहीं भी बोला है तो भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट में अगर ये नहीं भी बोला है कि ये शेयर्स डिवेंचर्स पार्टनर्स को बांटो, तो भी हमें खुद से होके बांटना पड़ेगा। ये प्रोसीजर का ही पार्ट है। ठीक है, तो बेटा ये या तो बोला है स्पेसिफिकली तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अगर कुछ नहीं बोला तो सुनना, मैं अब अलग वर्ड यूज करूंगा, फाइनल कैपिटल बैलेंस के रेशो में, पार्टनर्स के कैपिटल के फाइनल बैलेंस के रेशो में, या फिर फाइनल कैपिटल बैलेंस के रेशो में। ठीक है सर, ये है क्या फाइनल कैपिटल बैलेंस का रेशो? ये कैपिटल रेशो नहीं है, ये कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो क्या है बेटा? तुम्हारे बैलेंस शीट में जो कैपिटल जिस प्रपोर्शन में दिख रहा है वो कैपिटल रेशो है। ये कैपिटल रेशो नहीं है, फाइनल कैपिटल बैलेंस का रेशो ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनल कैपिटल बैलेंस का रेशो मतलब वो कैसे निकालेंगे? सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। हर एक पार्टनर का, ये मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा, हर एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस लो, उसमें से हर एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस लेस कर दो इंडिविजुअली, तीनों का अलग अलग। ठीक है, जो भी बैलेंस बचेगा वो होगा फाइनल कैपिटल बैलेंस। ठीक है, अब इस रेशो में तुम्हें ये शेयर्स डिवेंचर्स पार्टनर्स में बांटने पड़ेंगे प्रोपोर्शनेटली। वो कैसे होगा वो तुम्हें प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, डरने की जरूरत नहीं। बस इसकी एंट्री अभी के लिए समझ लेना। एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर्स इन न्यू कंपनी, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, टू डिवेंचर, जो भी मिला हुआ है वो सब कुछ इन्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मिल गया। अब बेटा बारी आएगी कैपिटल अकाउंट क्लोज करने की। अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस वहां पे बचता है उसे हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ही सुनना कि अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आता है ये सब होने के बाद, तो उसे कैश पे कर देंगे, और किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आता है तो उससे कैश ले लेंगे। ठीक है, मतलब ही सुनो, अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखता है, किसी पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस दिखता है, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर डेबिट बैलेंस दिखता है बेटा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये जाएगा तुम्हारे कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज मतलब टैली हो जाएगा, अगर सब कुछ सही सही किया है तो। इस तरह से ये पूरी प्रोसीजर है इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, और इन द बुक्स ऑफ कंपनी की अगर बात करेंगे, इन द बुक्स ऑफ कंपनी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा कुछ एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्रीज, बस 4 ही जर्नल एंट्रीज होती है, जिसमें 3 कंपलसरी होगी, तो बहुत अच्छे से समझ लेना। पहली जर्नल एंट्री यहाँ पे होती है परचेस कंसिडरेशन ड्यू की, सेम। ठीक है, परचेस कंसिडरेशन ड्यू। अब कंपनी पे करने वाली है परचेस कंसिडरेशन फर्म को, तो बात को समझो, परचेस कंसिडरेशन पेबल की ड्यू की एंट्री होगी। तो परचेस कंसिडरेशन पेबल की एंट्री कंपनी के एंगल से क्या होगी? सुनना। अब फर्म, जो भी फर्म है वो तो अपनी क्रेडिटर बन गई। अब मैं कंपनी हूं, ठीक है, मैं कंपनी हूं, तो कंपनी के लिए फर्म मेरी क्रेडिटर है। ठीक है, क्योंकि मैं उसे पे करने वाला हूं। ठीक है, अब ध्यान देना, इसलिए फर्म को मैं क्रेडिट दूंगा टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, या फिर फर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, अब सुनो, इस कंपनी को ये पैसे क्यों देने हैं? सब कुछ जो फर्म को देने वाले हैं ये क्यों देने हैं? क्योंकि इन्होंने उनका बिजनेस परचेस किया हुआ है। परचेस कंसिडरेशन तो फर्म के लिए, कंपनी के लिए क्या है बेटा? बिजनेस परचेस। इसलिए बिजनेस एंट्री क्या होगी? बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। जो सब कुछ आने वाला है पूरा बिजनेस किससे आने वाला है? वेंडर से। तो वो अपना क्रेडिटर बन गया ना, उन्हें पैसे पे करने। इसलिए पहली एंट्री परचेस कंसिडरेशन पेएबल या परचेस कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री होगी
बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी एंट्री बेटा, दूसरी एंट्री इन कॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइब्रेरीज। अब इस कंपनी के पास फर्म की सारी एसेट्स भी आ गई, लाइब्रेरीज भी आ गई, तो एसेट आएगी तो डेबिट, लाइब्रेरी आएगी तो क्रेडिट। और सुनना, और सुनना, ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उनका बिजनेस परचेस कर लिया। तो सुनो सुनो, बिजनेस परचेस किया तो जब जब परचेस कंसिडरेशन पेबल था तो ये बिजनेस परचेस को हमने डेबिट दिखाया था। अब सब कुछ आ गया है तो उसको रिवर्स करके क्रेडिट दिखाओ। तो भाई जो भी डिफरेंस है परचेस कंसिडरेशन के अमाउंट का उसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल मतलब जो भी टेक ओवर की है, टू लाइब्रेरीज अकाउंट, टू बिजनेस परचेस अकाउंट, परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट। ठीक है, तीसरी एंट्री होती है बेटा परचेस कंसिडरेशन एक्चुअली पेड। परचेस कंसिडरेशन अब कंपनी ने जो पहले पेबल दिखाया था वो एक्चुअली पे करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली पे करेंगे तो सिंपल सी बात है, अपने यहां से कुछ इश्यू हो रहा है ना, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब कुछ इश्यू हो रहा है। तो बेटा सुनो, रिसीवर कौन है? फर्म। रिसीवर कौन है? फर्म। तो उन्हें डेबिट देंगे। ठीक है, डेबिट दो रिसीवर, तो उन्हें डेबिट देंगे। और हम कुछ इश्यू कर रहे हैं। अब सुनना, अब हमारे लिए ये अपना कैपिटल बन गया। अब मैं कंपनी हूं, मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं, मैं डिवेंचर इश्यू कर रहा हूं, तो ये मेरे कैपिटल का पार्ट बन गया, इसलिए इसको आएगा क्रेडिट। तो एंट्री होगी वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, और कैश भी जा रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट। ये तीन एंट्रीज बेटा कंपलसरी होंगी कंपनी के बुक्स में। पहली कौन सी? परचेस कंसिडरेशन पेबल, दूसरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइब्रेरीज, और तीसरी परचेस कंसिडरेशन एक्चुअली पेड। और अगर एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस दिखाना, अब सुनना, अब सुनना, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और कुछ देर पहले जो देखे वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये स्पेसिफिकली कंपनी के केस में आएंगे। ठीक है, दोनों को मिक्स मत कर देना, कंफ्यूज मत होना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली फर्म के केस में आएंगे। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हैं तो एंट्री फर्म के बुक्स में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की मत करना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलग से दिए रहेंगे, और दिए है तो ही एंट्री, नहीं दिए तो एंट्री नहीं होगी। अगर दिए है तो एंट्री क्या होगी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करने की सिंपल सी एंट्री, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, इस तरह से कंपनी के बुक्स में अगर तुम्हें जर्नल बनाने को बोला है तो ये चार एंट्रीज होगी। ठीक है, और इसके अलावा कंपनी के बुक्स में एक बैलेंस शीट बनेगा, कंपनी का खुद का बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा बेटा? लाइब्रेरी साइड में सबसे पहले तुम्हारा कैपिटल लिखेगा। अब कैपिटल में क्या लिखेगा? जो शेयर इशू किए हैं वो शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब कुछ तुम्हारे कैपिटल में लिख के आए। ठीक है, और जो भी एसेट लाइब्रेरीज तुमने जिस भी अमाउंट पे टेक ओवर की है, मतलब जो हमने परचेस कंसिडरेशन दिखाया है, वो सब एसेट्स और लाइब्रेरीज बैलेंस शीट में आ जाएगी। बात को समझ गए क्या? ठीक, तो ये है पूरा प्रोसीजर तुम्हारा सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का अकाउंटिंग प्रोसीजर ये कंप्लीट हो गया इन द बुक्स ऑफ फर्म और इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो इसका एक बेसिक वाला सम हम देखेंगे। एग्जाम में तुम्हें बहुत डिफिकल्ट वाला सम नहीं पूछेंगे बेटा, एक जनरल बेसिक वाला ही सम वो पूछेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक सम हम यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर का, इससे तुम्हें पूरा प्रोसीजर प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से ध्यान देना। क्या बोला यहाँ पे? एबीसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थोड़ा सा अलग दिया रहेगा शायद सम में, तो वो हमें अच्छे से एक लाइन में लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 1/2, 3/8, 1/8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1/2, 3/8, 1/8 रिस्पेक्टिवली। अब सुनो, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को मुझे अगर साथ में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है और ये दोनों के डिनोमिनेटर में 8 है, तो बेटा मुझे इसे 4 से बस मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/8। अब मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम हो गया। ठीक है, सब इक्वल लेवल पे आ गए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुआ बेटा? 4:3:1, ये मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल के आया। ठीक है, आगे अब इनका बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 24 के दिन।
31 मार्च 2024 के दिन का। बैलेंस शीट में क्या क्या है, लाइब्रेरी साइड में कैपिटल अकाउंट्स है, रिजर्व है, क्रेडिटर्स है। आगे एसेट में लैंड, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक और कैश, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, इसके एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। चलो बेटा इसके एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, मेसर्स एबीसी डिसाइडेड टू सेल देयर बिजनेस ऑन द अबाउट डेट टू डी लिमिटेड। अब एबीसी ने अपना बिजनेस डी लिमिटेड को बेच दिया, मतलब न्यू कंपनी कौन है बेटा, डी लिमिटेड। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म का नाम है मेसर्स एबीसी। अच्छे से ध्यान दो आगे। अब यहाँ पे तुम्हारे परचेस कंसिडरेशन के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इन्होंने इसके बाद एक परचेस कंसिडरेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दिया है। इन्होंने क्या बोला है, बहुत अच्छे से सुनना। The lump sum amount of purchase consideration was fixed up at rupees 63,000 for purchase of assets and liabilities of the firm at the values mentioned below. ठीक है, तो बेटा इन्होंने पहला ही वर्ड यूज किया है लम सम, और दूसरी चीज इन्होंने परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट खुद दे दिया है 63,000। तो यहां से समझ में आया कि भाई ये लमसम मेथड वाला है। यहाँ पे तुम्हें परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा अच्छी बात है। लेकिन अगर अगर सुनो, अगर 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 इन्होंने ये परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दूसरी चीज दी है जिससे हमें पता चल जाता कि नेट एसेट्स मेथड से भी परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्होंने सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी टेक ओवर की है कंपनी ने, जिस वैल्यूज पे टेक ओवर की है वो सारी वैल्यूज दे रखी है। ये देख सकते हो यहाँ पे लैंड है, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, गुडविल और लाइब्रेरीज। ठीक है, अब लाइब्रेरीज की वैल्यू भले ही यहाँ पे नील दी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अगर लमसम मेथड से 63,000 ये अमाउंट दिया नहीं होता परचेस कंसिडरेशन का, तो हम क्या करते बेटा, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा इन सब की टोटल कर लेते, इसमें से लेस लाइब्रेरीज कर लेते, लाइब्रेरीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यूज। ठीक है, लाइब्रेरीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यूज, तो इससे निकल के आता बेटा तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट्स मेथड से। अगर ये अमाउंट सीधे सीधे नहीं दिया होता तो, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे 63,000 का अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ लो बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। अब इन्होंने बोला है एडजस्टमेंट्स में, द परचेस प्राइस ऑफ लैंड एंड मशीनरी वाज पेड बाय डी लिमिटेड इन इट्स, क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर 33,000। इसका मतलब ये हुआ कि परचेस कंसिडरेशन में कंपनी ने 33,000 के शेयर्स इशू किए हुए हैं फर्म के लिए। ठीक है, दूसरा, डेटर्स एंड गुडविल वर पेड फॉर इट्स 6% डिवेंचर्स फॉर 18,000। मतलब परचेस कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर्स तो है ही, प्लस 6% डिवेंचर्स भी फर्म को मिल रहे हैं। आगे, एंड द परचेस प्राइस ऑफ स्टॉक वाज पेड फॉर इन कैश ऑफ ₹12,000। मतलब अब सुनना, अब तुम्हें समझ में आएगा कि पूरा परचेस कंसिडरेशन 63,000 का कैसे मिला है फर्म को, कैसे मिला है। इक्विटी शेयर्स मिले बेटा 33,000 के, ठीक है, 6% डिवेंचर्स मिले हैं 18,000 के, और रिमेनिंग जो भी अमाउंट है बचा हुआ वो कैश 12,000 का, ये 12,000 की कैश मिली। ये पूरा मिला के तुम्हारे 63,000 मिले हैं परचेस कंसिडरेशन के, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे क्या बोला है इन्होंने, द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। मतलब इन्होंने क्या बोला, अब सुनो अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स दिख रहे बेटा 12,000,
लेकिन यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन जो भी दिख रहा है या फिर एसेट्स लाइबिलिटी टेक ओवर है, वहां पे लाइबिलिटी में नील दिखाया हुआ है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने कोई भी लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं की है फर्म की। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो लाइबिलिटी पे कर दो, या तो लाइबिलिटी पार्टनर इंडिविजुअल टेक ओवर करेगा, या तो सारे पार्टनर्स में बांट दो। तो इसमें से पहला पे करने वाला एडजस्टमेंट उन्होंने खुद दिया हुआ है। क्या बोला है उन्होंने? क्रेडिटर्स पे ऑफ हो गए एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। मतलब क्रेडिटर्स को फर्म खुद पे करेगी 2.5% के डिस्काउंट पे। ठीक है, आगे एंड एक्सपेंसेस ऑफ कन्वर्जन, मतलब ही रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के बारे में ये बात कर रहे हैं बेटा। एक्सपेंसेस ऑफ कन्वर्जन अमाउंटेड टू ₹500, और 500 रुपए के कन्वर्जन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तुम्हारे हो चुके हैं। आगे 6% डिवेंचर्स ऑफ डी लिमिटेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। 6% डिवेंचर्स ऑफ डी लिमिटेड वेर रियलाइज्ड बाय द फर्म एट पार वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने फर्म को परचेस कंसिडरेशन में 6% डिवेंचर्स दिए थे 18,000 के। ठीक है, तो ये डिवेंचर्स का फर्म ने क्या किया? फर्म ने ये डिवेंचर्स रियलाइज कर दिए, मतलब फर्म ने ये डिवेंचर्स बाहर कहीं और बेच दिए। 18,000 के डिवेंचर्स है। अगर ये एडजस्टमेंट ना होता, सुनो, अगर ये एडजस्टमेंट ना होता तो ये डिवेंचर्स हम पार्टनर्स में बांट देते, लेकिन ये एडजस्टमेंट आने की वजह से ये डिवेंचर्स पार्टनर्स में नहीं जाएंगे, ये डिवेंचर्स को हम सीधा सीधा बेच देंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे। अब इन्होंने क्या बोला है? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ डी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2024। तो अब इन्होंने बोला है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाना इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म के बुक्स में हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने को बोला है। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट मतलब क्या? नेसेसरी लेजर अकाउंट्स कैसे बनाएंगे बेटा? क्या क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश है इसीलिए हम कैश अकाउंट बनाएंगे। बैंक होता बैलेंस तो बैंक अकाउंट बनाते। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, डी लिमिटेड अकाउंट, न्यू कंपनी का अकाउंट बनेगा ना, तो डी लिमिटेड अकाउंट। इक्विटी शेयर्स मिले हैं तो इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट। डिवेंचर्स मिले हैं तो 6% डिवेंचर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, ये सारे के सारे अकाउंट यहाँ पे बन जाएंगे। ये बात बच्चे समझ गए क्या? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अपना होता है अकाउंट्स ड्रॉ कर लो। तो भाई यहाँ पे सारे अकाउंट्स इस तरह से ड्रॉ हो चुके हैं, ऐसे मान लो। ठीक है, तुम बच्चे अकाउंट्स ड्रॉ कर लेना। ठीक है, आगे दूसरा स्टेप है सारे बैलेंसेस लिख लेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में लिखना। तो भाई कैपिटल के बैलेंसेस देखना कितने, अब अच्छे से ध्यान देना। कैपिटल के बैलेंसेस है बेटा ए 18,000, बी 13,500, सी 12,500। चलो इनके कैपिटल के बैलेंसेस हम कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे। ये रहा बेटा इनका कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी का। यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, 13,500, 12,500। ये कैपिटल के बैलेंसेस हमने यहाँ पे लिख लिए। अब कैश का भी बैलेंस लिखना है, कैश का बैलेंस लिखेंगे कैश अकाउंट में। और यहाँ पे रिजर्व भी तो दिया है, तो ये रिजर्व पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। 4,000 का रिजर्व है और पार्टनर्स का रेशियो है बेटा 4:3:1। तो ये रिजर्व पार्टनर्स में बांटेंगे 4:3:1 में। और कैश का भी बैलेंस कैश अकाउंट में लिख देंगे। कैश का बैलेंस है बेटा 2,000। तो देखो चलो, ये कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस हमने यहाँ पे लिख दिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। ठीक है, अब रिजर्व बांटेंगे पार्टनर्स में। क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व, अब 4:3:1 ये रेशो है, तो 4,000 का रिजर्व 4:3:1 में बटेगा 2,000, 1,500, 500 इस अमाउंट पे। इस तरह से अपना कैलकुलेटर साथ में रखना और ये कैलकुलेट करते रहना। ठीक है बेटा, चलो तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस गए, रिजर्व गया और कैश अकाउंट का बैलेंस भी गया। अब हम क्या करेंगे? अब सारे एसेट्स रियल एसेट्स जो भी है सारे एसेट्स हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और सारे के सारे लाइबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। चलो भाई, तो ये रहे तुम्हारे बैलेंस शीट के सारे एसेट्स हमने उठाए। लैंड, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, कैश छोड़ के, क्योंकि कैश का अलग से बैलेंस लिखा है हमने कैश अकाउंट में।
तो लैंड मशीनरी डेटर्स स्टॉक इन ट्रेड 18,000 12,000 15,000 13,000 और लाइबिलिटी तो तुम्हारी एक ही है क्रेडिटर्स। अब सुनो, अब भले ही क्रेडिटर्स टेक ओवर नहीं भी किए हैं, लाइबिलिटी भले ही टेक ओवर नहीं भी की है, लेकिन रियलाइजेशन में तो सब कुछ जाएगा। तो क्रेडिटर्स का 12,000 बैलेंस, ये तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में देखो लैंड है, मशीनरी है, डेटर्स है, स्टॉक इन ट्रेड है और उनके अमाउंट्स 18,000 12,000 15,000 13,000, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में क्रेडिटर्स लिखे बाय क्रेडिटर्स 12,000। यहां तक सब कुछ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लो। परचेस कंसिडरेशन बेटा कैलकुलेट कर लो। तो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो भाई यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा परचेस कंसिडरेशन हमें दिया है 63,000 का, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन हमें दिया हुआ है 63,000 का, ये देखो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड अप एट 63,000, ये लमसम मेथड है, ठीक है। और अगर ये अमाउंट नहीं दिया होता तो मैंने बोला कि जो भी एसेट्स यहाँ पे टेक ओवर किए हुए हैं जिस वैल्यू पे, उनकी टोटल लेस लाइबिलिटीज की टोटल, तो तुम्हारा निकल के आता बेटा परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट हुआ। अब सी के साथ डी आएगा, ये रूल हमने सीखा। तो कैलकुलेट हुआ तो तुरंत ड्यू भी कर लो, फर्म के बुक्स के हिसाब से ड्यू भी करना मतलब रिसीवेबल करना। तो रिसीवेबल की एंट्री हमने क्या सीखी थी? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री सीखी थी परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट पे, ठीक है। न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत अच्छे। तो एंट्री किस तरह से होगी देखना बुक्स में, ये देखो न्यू कंपनी मतलब डी लिमिटेड, तो एंट्री होगी डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डी लिमिटेड 63,000 परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट। ये देखो परचेस कंसिडरेशन ड्यू हो गया, परचेस कंसिडरेशन ड्यू हो गया। अब इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बेटा डी लिमिटेड के अकाउंट में, जो हमने बनाया है ना डी लिमिटेड का अकाउंट, ठीक है। तो डी लिमिटेड के अकाउंट में ये देखो डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 63,000। समझ रहे हैं क्या बच्चे? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन चल रही है, ठीक है, लेकिन इस रिवीजन में हमने बेसिक से लिया है तो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। चलो आगे। अब परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट भी हुआ, परचेस कंसिडरेशन ड्यू भी हुआ। अब बात आएगी एसेट्स विच आर नॉट टेकन ओवर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर नॉट टेकन ओवर। तो भाई हमने देखा कि एसेट्स तो सारी टेक ओवर कर ली है, एसेट तो कोई नहीं बची, लेकिन लाइबिलिटी में एक ऐसी लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स वाली जो टेक ओवर नहीं की है। तो इन्होंने क्या बोला है उसके बारे में? द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। तो क्रेडिटर्स 2.5% के डिस्काउंट पे पे कर दिए। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है बेटा? क्रेडिटर्स का अमाउंट है 12,000, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 12,000। अब अच्छे से ध्यान देना, अब हम क्रेडिटर्स पे करेंगे, हम क्रेडिटर्स पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी बेटा? एंट्री क्या होगी? हाँ हाँ बताओ। यस, क्रेडिटर्स पे करने की एंट्री होगी भाई तुम्हारे बैंक में से पैसे चले जाएंगे, कैश में से पैसे चले जाएंगे तो कैश को क्रेडिट और डेबिट किसको जाएगा? यस, याद करो। नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो तुम, इसीलिए मैंने बोला एंट्री याद करो अच्छे से, ठीक है। क्रेडिटर को डेबिट मत देना, डेबिट देना रियलाइजेशन अकाउंट को। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को बेटा हमने पहले ही यहाँ पे रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कराया हुआ है, ठीक है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट। यस, हाँ जी सही बोला भी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना? 12,000 में से 2.5% डिस्काउंट लेस करके, ठीक है। तो 12,000 पे 2.5% डिस्काउंट अगर निकलेगा तो वो आएगा 300। तो ये देखो क्रेडिटर्स की एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिटर्स है 11,700, क्रेडिटर्स है 11,700, ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट में। लेकिन सुनो इन्होंने इसका कंबाइन इफेक्ट दिया हुआ है। तुम अलग से इफेक्ट भी दिखा सकते हो या कंबाइन इफेक्ट भी दिखा सकते हो। इसका कंबाइन इफेक्ट अच्छे से समझना। अब भाई मेरा क्रेडिटर्स वगैरह सब कुछ हो चुका है, ठीक है। जो एसेट लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की गई उसके बारे में सब कुछ अकाउंटिंग पूरा हो चुका। अब बात करेंगे, अब नेक्स्ट क्या आता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे बोला है ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब ही कन्वर्जन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500। तो 500 के एक्सपेंसेस ऑफ कन्वर्जन है,
कन्वर्जन एक्सपेंसेस है 500 के, ठीक है, तो इसकी भी एंट्री सेम ही होगी ना, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रही है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए मतलब कन्वर्जन एक्सपेंसेस के लिए, इसीलिए एंट्री क्या होगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो ये एंट्री अगर होगी तो क्यों ना क्रेडिटर्स की और इसकी एक कंबाइन एंट्री की जाए, इसीलिए इन्होंने दोनों अमाउंट साथ में रखे हैं, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस ऑफ कन्वर्जन 500, ये दोनों की टोटल ली है 12,200, ठीक है। तो कैश के क्रेडिट में देखना, ये देखो बाय रियलाइजेशन 12,200, ये अमाउंट आ गई, समझ गए क्या बच्चे अच्छे से, ठीक है। चलो अब मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का काम भी खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा, परचेस कंसिडरेशन रिसीव कर लूंगा, परचेस कंसिडरेशन रिसीव कर लूंगा। तो रिसीव करने के लिए मेरे पास क्या क्या आएगा बेटा, मेरे पास, मैं फर्म हूं, मेरे पास अब इस केस के हिसाब से, इस सम के हिसाब से मुझे इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, मुझे 6% डिबेंचर्स मिल रहे हैं और मुझे कैश मिल रहा है, ये सब कुछ किससे मिल रहा है, डी लिमिटेड से मिल रहा है। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट, 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होगी, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ दिखाने के लिए एक वर्किंग नोट बनता है बेटा मोड ऑफ पेमेंट का, ठीक है, ये तुम्हें पहले दिखाना पड़ेगा कि ये क्या क्या मिल रहा है, तो ये वर्किंग नोट इस तरह से बनेगा, ये वर्किंग नोट बनाया हुआ है हमने, ठीक है, इसे देखना बस एक बार। तो वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट तो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का होगा, अब वो यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, दिया हुआ था, तो दूसरा वर्किंग नोट बनेगा मोड ऑफ पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन कंपनी किस तरह से पे कर रही है, तो पहले हमें मिलेंगे इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड, ठीक है, वो 33,000 है। अब तुम्हारे प्रॉब्लम में बताया हुआ है कि एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब शेयर्स कितने नंबर्स में है, 33,000 डिवाइड बाय 10 रुपीज, तो 3300 शेयर्स मुझे मिल गए इक्विटी शेयर्स। तो बेटा ये हुआ 3300 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 33,000 के इक्विटी शेयर्स है। अब 6% डिवेंचर्स भी है 18,000 के, तो वो भी दिखा दो, 18,000 6% डिवेंचर्स इन डी लिमिटेड, और बचा हुआ कैश वो मिला है 12,000, ठीक है। इस तरह से परचेस कंसिडरेशन मेरा बन गया 63,000 का। तो भाई इसकी एंट्री मैं करूंगा इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 33,000, 6% डिवेंचर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 18,000, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू डी लिमिटेड 63,000। तो ये देखो बेटा डी लिमिटेड के क्रेडिट में देखना, बाय इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड 33,000, बाय 6% डिवेंचर्स इन डी लिमिटेड 18,000, बाय कैश 12,000। अब कैश अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट और इक्विटी शेयर्स अकाउंट, इसमें भी तो इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो ये देखो कैश अकाउंट में आए टू डी लिमिटेड 12,000, इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट टू डी लिमिटेड 33,000 और 6% डिवेंचर्स ऑफ डी लिमिटेड अकाउंट टू डी लिमिटेड 18,000। ये इस तरह से ये पूरी एंट्री रिसीव करने की हो चुकी, ठीक है। अब परचेस कंसिडरेशन सुनो, अब परचेस कंसिडरेशन रिसीव हो गया, सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन 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 रुको, एक एडजस्टमेंट करना बाकी है। यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा का एडजस्टमेंट दे रखा है, सुनो, हमने ये डिवेंचर्स वगैरह रिसीव कर लिए ना, अब इन्होंने आगे क्या बोला है एक एडजस्टमेंट में, 6% डिवेंचर्स ऑफ डी लिमिटेड वर रियलाइज्ड बाय द फर्म एट पार वैल्यू। तो 6% डिवेंचर्स जो है डी लिमिटेड से मिले हुए वो पार वैल्यू मतलब उसके बुक वैल्यू पे रियलाइज हो चुके, रियलाइज किए मतलब सेल कर दिए, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी बेटा, सिंपल सी बात है, अब ये 6% डिवेंचर्स रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं थे, इसीलिए इन्हें सेल करके तो हमें कैश आएगा, ठीक है। तो कैश आएगा तो कैश को डेबिट, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट 18,000, ठीक है। तो एंट्री सीधी सीधी हो जाएगी, ये देखो एंट्री क्या होगी बेटा, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश अकाउंट रहा तुम्हारा, कैश अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स ऑफ डी लिमिटेड 18,000, ये हुई तुम्हारी एंट्री,
ठीक है। तो अब 6% डिवेंचर्स इन डीलिमिटेड अकाउंट में भी तो ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये देखो एंट्री 6% डिवेंचर्स ऑफ डीलिमिटेड अकाउंट में बाय कैश अकाउंट 18,000। तो ये अकाउंट तो क्लोज हो गया 6% डिवेंचर्स वाला। ठीक है, चलो आगे। अब तुम क्लोज करोगे बेटा तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब सब कुछ हो चुका है, तो अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्या देख लो टोटल। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल आया 75,000 जो हमने दोनों साइड में लिख लिया। ठीक है, फिर उसमें से डेबिट साइड लेस करने के बाद बेटा यहाँ पे बना है प्रॉफिट 4800 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या रेशो में? 4:3:1। ठीक है, 4:3:1 इस रेशो में। तो बेटा 4:3:1 इस रेशो में प्रॉफिट गया तो 2400, 1800 और 600 इतनी अमाउंट ए, बी और सी को जा रही है। ठीक है, तो चलो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट दे देंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा पार्टनर्स में 2400, 1800 और 600 इस तरह से। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब सुनो, अब तुम्हारा दिल तुमसे कहेगा कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर लेते हैं, लेकिन वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्योंकि जो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हमने रिसीव किए हैं वो पार्टनर्स को बांटने पड़ेंगे। डिवेंचर्स भी रिसीव किए लेकिन डिवेंचर्स हमने तुरंत बेच दिए, तो अब डिवेंचर्स अपने पास है ही नहीं, लेकिन इक्विटी शेयर्स तो फर्म के पास है। इसके हकदार कौन है? पार्टनर्स। तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये इक्विटी शेयर हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पार्टनर्स के फाइनल कैपिटल के बैलेंसेस के रेशो में। ठीक है, तो इसके लिए बेटा एक तुम्हारा वर्किंग नोट बनेगा अलग से। ठीक है, जहां पे हमें पार्टनर्स के फाइनल कैपिटल बैलेंसेस भी निकालने पड़ेंगे और उस रेशियो में इक्विटी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फाइनल कैपिटल बैलेंसेस निकालने के लिए क्या लगता है बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस और पार्टनर्स के कैपिटल का डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट में से डेबिट लेस हो जाएगा तब निकल के आएगा पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल बैलेंस। ठीक है, तो ये देखो सिर्फ देखना है, लिखते नहीं है बैलेंस कहीं पे भी। ठीक है, तो पार्टनर्स के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस अगर तुम देखोगे तो ए का आ रहा है 22,400, बी का आ रहा है 16,800 और सी का आ रहा है 13,600। और हम जो जिस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जिस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, उस तरह से अभी तक डेबिट साइड में हमने कुछ नहीं लिखा। हाईलाइटेड पार्ट देखना, डेबिट साइड में अभी तक कुछ नहीं लिखा, मतलब डेबिट में कुछ आया ही नहीं है अब तक। और क्रेडिट के बैलेंसेस तो अपने पास आ गए 22,400, 16,800, 13,600। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो इनके इंडिविजुअल बैलेंसेस आ जाएंगे। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना ये वर्किंग नोट कैसे बनती है। ये रही यहाँ पे तीसरी वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर्स अमंग पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ देयर फाइनल कैपिटल बैलेंसेस। फाइनल कैपिटल के बैलेंसेस में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दो बेटा। फाइनल कैपिटल बैलेंस कैसे निकालेंगे? ये देखो, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट माइनस डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो हर एक पार्टनर का, ए का, बी का और सी का क्रेडिट साइड का टोटल लिख लिया। 22,400 ए का है, 16,800 बी का है और 13,600 सी का है। उसमें से डेबिट साइड लेस कर लो। डेबिट साइड का टोटल तो तीनों का नील ही आया था अभी तक कुछ दिया नहीं ना डेबिट में हमने, इसीलिए। तो फाइनल कैपिटल बैलेंस अपने पास आ गए 22,400, 16,800, 13,600। अब इसका टोटल करा लेना, इसका तीनों का टोटल कराएंगे, टोटल आएगा 52,800। अब बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना भाई। अब देखो पार्टनर्स का फाइनल कैपिटल बैलेंस है 52,800 टोटल, और टोटल इक्विटी शेयर्स है 33,000। ये 33,000 के इक्विटी शेयर हमें इनके फाइनल कैपिटल के बैलेंस के रेशियो में देने हैं ना। तो सुनो, अगर 33,000 इक्विटी शेयर्स, 33,000 इक्विटी शेयर्स सारे पार्टनर्स के हैं और इनका बैलेंस है 52,800, इनका बैलेंस है 52,800, तो हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का बैलेंस अगर पकड़ेंगे तो उसको कितना जाएगा? तो इंडिविजुअल पार्टनर का बैलेंस कितना है बेटा? यहाँ पे मान लो ए का अगर कैलकुलेट करते हैं तो ए का 22,400 है, तो 22,400 के लिए कितना भेजना पड़ेगा? ठीक है,
तो यहाँ पे सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस तरह से, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ये नहीं समझ पा रहा तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बस समझ के याद कर लेना। फॉर्मूला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे होगा? वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब 33,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ फाइनल कैपिटल बैलेंस मतलब 52,800 इनटू मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल फाइनल कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर, हर एक पार्टनर का। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो किस तरह से आएगा? ए बी सी तीनों का 33,000 डिवाइड बाय 52,800 इनटू 22,400, ए का 33,000 डिवाइड बाय 52,800 इनटू 16,800, बी का और 33,000 डिवाइड बाय 52,800 इनटू 13,600, सी का। ठीक है बेटा, समझ गए? तो इनके फाइनल कैपिटल बैलेंसेस के हिसाब से इक्विटी शेयर्स इनको कितने बंटने चाहिए वो यहाँ पे आया। तो ए को मिलेंगे 14,000 के इक्विटी शेयर्स, बी को मिलेंगे 10,500 के इक्विटी शेयर्स और सी को मिलेंगे 8,500 के इक्विटी शेयर्स। बात समझ गए क्या बच्चे? ठीक है, तो अब बस ये इक्विटी शेयर्स इन्हें देने हैं। अब इक्विटी शेयर्स देंगे मतलब ये फर्म की एसेट हुई, अब एसेट ये लोग लेंगे मतलब इनके डेबिट में। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट। ये देखो बेटा, इनके डेबिट में आ गए टू इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड 14,000, 10,500, 8,500। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड के अकाउंट में भी इंपैक्ट होगा बाय एज कैपिटल 14,000, बाय बीज कैपिटल 10,500, बाय सीज कैपिटल 8,500। इस तरह से बात को समझ गए क्या अच्छे से? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बेटा अब तुम्हारा कैपिटल अकाउंट तुम क्लोज कर सकते हो, जो भी बैलेंस आएगा वो कैश में ट्रांसफर कर देना। तो अब कैपिटल अकाउंट अगर जब क्लोज करेंगे तो बात सुनो, क्या करेंगे? क्रेडिट माइनस डेबिट। ठीक है, तो 22,400 में से 14,000 गए तो ए का बैलेंस आया 8,400, बी का बैलेंस आया 6,300 और सी का बैलेंस आया 5,100। इस तरह से ये कहा जाएगा बेटा कैश अकाउंट में, ये जाएगा बैलेंस कैश अकाउंट में। ठीक है, तो कैश अकाउंट में दिखा दे, ये है तुम्हारा कैश अकाउंट। ये देखो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 8,400, 6,300, 5,100 और ये हुआ तुम्हारा कैश अकाउंट टैली 32,000 पे। बात को समझिए क्या? इस तरह से तुम्हारे फॉर्म के बुक्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और वो वर्किंग नोट्स देखने के लिए वीडियो को थोड़ा पीछे करके उसके स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब एक बात इन्होंने और बोली थी कि भाई कंपनी के बुक्स में, डी लिमिटेड के बुक्स में बैलेंस शीट बना। तो ये तो मतलब 2 मिनट का काम हुआ, इसमें बस एक चीज नहीं है, बाकी सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ आसान है। चलो चलो, ये रहा, ये हमने बनाया बैलेंस शीट ऑफ डी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2024। डी लिमिटेड के बुक्स में बैलेंस शीट बना। ठीक है, अब बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? तो भाई जो भी वैल्यू पे एसेट्स सारी आई थी वो सारी वैल्यू पे एसेट्स यहाँ पे आएंगी। कंपनी ने जो एसेट्स टेक ओवर की है ना वो सारी उसी वैल्यू पे ले लेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सारी एसेट्स दे रखी है कि कंपनी ने कौन सी एसेट्स किस वैल्यू पे टेक ओवर की है। लैंड 22,000, मशीनरी 11,000, डेटर्स 14,000, स्टॉक 12,000, गुडविल 4,000। तो सारी एसेट्स ऐसी उठा के सीधे सीधे बैलेंस शीट में डाल देंगे। सारी एसेट्स उठा के बैलेंस शीट में डाल देंगे। ये देखो बेटा, सारी एसेट्स, गुडविल, लैंड, मशीनरी, डेटर्स और स्टॉक, सारी एसेट्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, अब कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे ना, डिबेंचर्स तो कंपनी ने बेच दिए, फर्म ने बेच दिए। ठीक है, ध्यान दो, सुनो बहुत अच्छे से सुनना। डिबेंचर्स फर्म ने बेच दिए, लेकिन कंपनी के साइड से तो इशू हो चुके हैं। बेचे किसने? फर्म ने, कंपनी ने देने के बाद। लेकिन कंपनी के साइड से इशू तो हो चुके हैं।
और शेयर्स भी इशू हो चुके हैं, तो ये दिखेगा कैपिटल में, ठीक है। तो शेयर्स दिखेंगे बेटा शेयर कैपिटल में। तो इस तरह से पहले लाइबिलिटी साइड में आएगा तुम्हारा शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में क्या लिखेंगे बेटा, इक्विटी शेयर्स। तो कितने इक्विटी शेयर्स हमने देखे थे, मोड ऑफ पेमेंट में देखना, मोड ऑफ पेमेंट की जो वर्किंग नोट बनाई सेकंड वाली, उसमें 3300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। तो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट आएगा 33,000, और डिबेंचर्स कंपनी के साइड से तो इशू हो चुके हैं, तो डिबेंचर्स 6% डिबेंचर्स 18,000। यहां तक समझ गए क्या? अब क्रेडिटर्स नहीं आएंगे क्योंकि क्रेडिटर्स फर्म ने खुद पे कर दिए, तो कंपनी ने टेक ओवर किया ही नहीं है, इसलिए। अब एक बात बहुत अच्छे से समझना, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे तुम्हारे एसेट्स और लाइब्रेरीज में एक डिफरेंस निकल के आएगा। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों? ये अमाउंट देखो बेटा 12,000, ये 12,000 का जो अमाउंट है ना, ये उतना ही अमाउंट है जितना फर्म को कैश पे किया था कंपनी ने, जितना कंपनी ने कैश पे किया था फर्म को, ठीक है। तो सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों? बहुत अच्छे से सुनना। कंपनी ने जो भी एसेट्स टेक ओवर किए थे उसमें कहीं पे भी कैश टेक ओवर नहीं की थी। कंपनी ने फर्म की कैश टेक ओवर नहीं की थी, तो अगर कैश टेक ओवर नहीं की, इसका मतलब कंपनी के पास कैश है ही नहीं, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रही है ना, फर्म ही कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। तो कंपनी में कैश पहले से है ही नहीं, और कैश नहीं है फिर भी कंपनी ने कैश तो पे की है 12,000 की फर्म को, समझ रहे हो क्या? तो ऐसे कब होता है? जब मेरे पास कैश नहीं है फिर भी मैं कुछ पेमेंट कर सकता हूं, ये तभी होगा जब बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। इसीलिए ये जो 12,000 का डिफरेंस आएगा ना बेटा, डरना नहीं, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से यहाँ पे लिख देंगे, फिर जाके टैली होगा तुम्हारा बैलेंस शीट। समझ गए क्या बच्चे? ठीक है। तो यह है बेटा तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट हमने देखा, उसका सॉल्विंग किस तरह से होता है, उसकी कंसेप्ट क्या है, उसके एंट्रीज, सब कुछ हमने समझ लिया है एक इस रिवीजन के लेक्चर में। आई होप ये बच्चों को उनके एग्जाम में बहुत 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 हेल्प करेगा। तो भाई साहब सारे बच्चे ये वीडियो एग्जाम के कुछ वक्त कुछ देर पहले भी देख सकते हैं या रेगुलरली भी देख सकते हैं, ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए। तो चलो भाई रुकते हैं यहाँ पे इस रिवीजन के लेक्चर में, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। तब तक के लिए सब लोग हमेशा की तरह शानदार जबरदस्त जिंदाबाद रहना। टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।